पवन खेड़ा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं जरा जानिए। रखे कांग्रेस के सांसद महावीर त्यागी हुआ करते थे। खुलकर उन्होंने सरकार से सवाल पूछे, अपनी ही सरकार से सवाल पूछे और उन्हें किसी ने रोका नहीं। ये कांग्रेस की परंपरा ना तब थी ना आज है। मोदी जी को इतिहास के उस पन्ने से सीखना चाहिए कि जब राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे होते हैं, जब सीमाओं की सुरक्षा का सवाल होता है, तो देश जानना चाहता है कि हमारी सीमाओं पर क्या हो रहा है। मजबूत सेना है हमारी, वीर सेना है हमारी, शौर्यवान सेना है हमारी, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं हो, कमजोर हो, तो सैनिक खदेड़ना चाह रहा है चीन के सिपाहियों को, लेकिन क्लीन चिट दे रहा है प्रधानमंत्री। बताइए कैसे सीमाएं सुरक्षित रह सकती हैं। तो ये चिंता जो हमारी है, ये चिंता हम आपसे साझा कर रहे हैं। हम चाहते थे संसद में भी साझा करें, लेकिन नहीं करने दी गई। ये चिंता इस देश की चिंता है, प्रत्येक नागरिक की चिंता है। और जिस राज्य से हम आते हैं, जिस राज्य में हम बैठे हैं, यहां से कई जवान सेना में जाते हैं, सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, संघर्ष करते हैं। तो ये कर्जा हम सबके सर पर है, यहां के जवानों का कर्जा है हमारे सर पर। उस कर्जे को उतारना इस सरकार की जवाब दें के साथ आपकी नीति क्या है, क्यों आप क्लीन चिट दे रहे हो, आप किस दबाव में हो। 18 बार प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति से मिलते हैं, क्यों मिलते हैं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो आपको यह जानकर हैरानी होगी और दुख भी होगा कि नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो गुजरात के स्कूलों में मैंडरिन भाषा पढ़ाना चाहते थे, कंपलसरी करना चाहते थे। कांग्रेस ने तब भी विरोध किया था। गुजरात के स्कूलों में आप मैंडरिन लाना चाहते हो, आपका क्या रिश्ता है चीन के साथ। 43,000 करोड़ के करारनामे चीन की कंपनियों के साथ, धोलेरा जो गुजरात में एक बना रहे हैं, ये 43,000 करोड़ के करारनामे चीन की कंपनियों के साथ किए गए। अपने जो एमएसएमई सेक्टर है उसको जमीन नहीं दे रहे, चीन की कंपनियों को धोलेरा में जमीन दी जा रही है। क्यों दी जा रही है, क्या रिश्ता है आपका, क्या कारण है, क्या दबाव है चीन का आपके ऊपर। चीन के पास क्या है ऐसा कि आप चीन के आगे ना मुंह खोल पाते हो, ना आंख उठा पाते हो। तो ये सारे सवाल, और आपको एक हैरान कर देने वाला तथ्य बताता हूं। कुछ कंपनियां हैं, यूसी वेबसाइट मोबाइल चीन की कंपनी है। भारत सरकार, मोदी सरकार कहती है कि यह कंपनी देश की संप्रभुता के लिए खतरा है। उसी कंपनी को लोकसभा चुनाव में भाजपा इस्तेमाल करती है। क्या कारण है। ऐसी और कंपनियां हैं। एक और कंपनी का नाम सुनिए, डोंगफेंग नाम की एक कंपनी है। विश्व बैंक ने उसको ब्लैकलिस्ट किया, अमेरिका ने उसको ब्लैकलिस्ट किया, यूरोप ने उसको ब्लैकलिस्ट किया, लेकिन मोदी सरकार ने डोंगफेंग कंपनी को बॉर्डर स्टेट जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका दे दिया। और स्मार्ट मीटर का ठेका जब आप किसी कंपनी को देते हो तो आप उपभोक्ताओं का तमाम डेटा उस कंपनी को सुपुर्द कर देते हो। जम्मू कश्मीर के नागरिकों का डेटा ब्लैकलिस्टेड चीनी कंपनी को मोदी सरकार ने क्यों दिया। पैसे भी दिए, डेटा भी दिया। क्या दबाव है चीन का आप पर, क्या मजबूरी है आपकी कि आप चीन की कंपनियों के आगे यूं झुकते चले जाते हो। ये सवाल जब हम पूछते हैं तो देश की चिंता है इसलिए पूछते हैं, और सरकार और देश में अंतर होता है। मुझे देश से मोहब्बत है इसलिए मैं अपनी सरकार से सवाल पूछता हूं। यह बात मोदी जी को समझ लेनी चाहिए। ऐसी कई कंपनियां हैं। पीएम केयर फंड में चीन की कंपनियों ने पैसे दिए। बताएं, वो हिसाब बताएं, कौन सी वो कंपनियां थी। उसमें ऐसी ऐसी कंपनियां थी जिनको पूरा विश्व अपने अपने देशों में आने से रोकना चाहता है और रोकता है। हमारे प्रधानमंत्री ने पीएम केयर फंड, जिसके बारे में जानकारी न कभी आपको मिल सकती है न हमें, तभी मिलेगी जब हमारी सरकार आएगी, उससे पहले नहीं मिलेगी। वो तमाम कंपनियों से पैसे लिए, चीन की कंपनियों से। चीन की कंपनियों से आप लोकसभा चुनाव में उनको बुलाकर हस्तक्षेप कराते हो अपने देश के चुनावों में। चीन की कंपनियों से आप पैसे लेते हो। चीन की कंपनियों से आप पीएम केयर फंड में पैसे लेते हो, उनको आप धोलेरा में जमीन दे देते हो। आपकी नीयत क्या है,
आप पर दबाव क्या है, ये हम बार बार पूछेंगे, जब तक जवाब नहीं मिल जाता हम पूछेंगे। आपके सवाल, स्वागत है। हाँ जी। पार्टी को तो ये देश हमेशा याद रखेगा, और याद उसको रखा जाता है जो नहीं होता। पार्टी है, रहेगी, और इस देश की आत्मा और कांग्रेस पार्टी की आत्मा एक है, अलग नहीं है। इस देश का डीएनए और कांग्रेस का डीएनए एक है। इस देश की फैक्ट्री सेटिंग्स कांग्रेस है, इसलिए कांग्रेस को याद रखने की तो बात मत कीजिए, वो तो कोई भूल ही नहीं सकता। यात्रा को और यात्रा का जो संदेश है, राहुल गांधी जी का जो संदेश है, भारत जोड़ो का जो एसेंस है, उसको ये देश अब कभी भुला नहीं सकता, और ना पहले भूला था। सरकार कोशिश पूरी करती रहती है इतिहास को बदलने की, इस देश की तासीर को बदलने की, लेकिन सरकार सफल हो नहीं पाएगी, क्योंकि ये देश सरकार को सफल होने नहीं देगा। देश एक रहना चाहता है। कांग्रेस पार्टी इस बात को समझती है कि अगर देश जुड़ा रहेगा तो रोजगार के अवसर मिलेंगे, शांति रहेगी, उद्योग चलेंगे, व्यापार चलेंगे, लोगों को बराबरी के हक मिलेंगे। यह कांग्रेस पार्टी का संघर्ष आज से नहीं रहा है। जब से कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ तब से यह संघर्ष चल रहा है, और यह संघर्ष सतत है। ऐसा नहीं कि यात्रा खत्म हो जाएगी तो संघर्ष खत्म हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि हम सरकार में आ जाएंगे तो संघर्ष खत्म हो जाएगा। जब हम सरकार में थे, जयराम रमेश जी हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर थे, जब मुझे याद है कि ये तब भी मिनिस्टर होने के बावजूद संघर्ष करते थे कि कैसे अपनी एनवायरमेंट को बचाया जाए, पर्यावरण को बचाया जाए, और उस संघर्ष में नुकसान भी हुआ हमें। बड़े बड़े उद्योगपति हमारे खिलाफ हुए, लेकिन हम उस संघर्ष से पीछे नहीं हटे। तो ऐसे संघर्ष जो भारत जोड़ो यात्रा लेकर चल रही है, ये संघर्ष न यात्रा खत्म होने के बाद खत्म होंगे, न हमारे सरकार में आने के बाद खत्म होंगे। ये संघर्ष तब तक चलेंगे जब तक सांस है। हाँ जी, नेक्स्ट। एक मिनट। डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। कल भी हमारी बात वहां के हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदीश भाई ठाकुर से हुई, और नेताओं से हुई। कल उन्होंने एक और संभाग के जो उम्मीदवार थे उनसे बैठक कर रहे थे, जब हमारी उनसे बात हुई। फॉर्म 87 सबसे इकट्ठे हो गए हैं, सारे आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं। जो प्राइमा फेसाई निकल कर आया है वो ये है कि 5 बजे से 6 बजे के बीच 16 लाख से ऊपर वोट पड़े, जो कि मानवीय रूप से संभव नहीं हो सकता। एक वोट देने में, कभी आप मॉक ट्रायल करना चाहें तो मैं कर सकता हूं, 60 सेकंड लगते हैं। अगर आप औसत निकालेंगे तो कुछ इलाकों में 25 सेकंड में एक वोट गिरा, कुछ में 40 में, कुछ में 45 में। असरवा सीट एक है वहां, जहां 1 घंटे में 11.55% वोट बढ़ गया। वटवा सीट में 6.5% बढ़ गया। पूरे गुजरात में औसतन 6.5% वोट 1 घंटे में बढ़ा, जो संभव नहीं है। तो ये तमाम जानकारी हम इकट्ठी कर रहे हैं। आपने कहा क्या हम चुनाव आयोग जाएंगे, हमारे वरिष्ठ नेता बैठे हैं, ये लोग चर्चा करेंगे कि किस दरवाजे पर दस्तक देनी है। मीडिया के दरवाजे पर दस्तक हम बार बार देंगे इस मुद्दे पर, क्योंकि आप लोगों का भी उतना ही चिंता है लोकतंत्र को बचाने की जितनी हमारी चिंता है। लेकिन उसके बाद किस दरवाजे पर दस्तक देनी है, ये चर्चा हमारे वरिष्ठ नेता करेंगे और फिर तय करेंगे। हम जरूर कुछ ही दिनों में चुनाव आयोग के दरवाजे खटखटाएंगे। जानकारी हम इकट्ठा कर रहे हैं, मैंने बात की है, और कुछ ही दिनों में हम इलेक्शन कमीशन के पास जरूर जाएंगे। जो विशेषज्ञ बताते हैं एक सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी चीन की है, और वो चारों दिशाओं से, जहां जहां हमारा बॉर्डर है चीन के साथ, वहां से वो कोशिश इसी तरह से कर रहा है। हम बार बार चेतावनी देते हैं सरकार को, हम भी देते हैं, विशेषज्ञ भी देते हैं, सेवानिवृत्त
जो फौज के अधिकारी हैं वो भी लगातार सरकार को आगाह करते आए हैं। पेंटागन ने एक सैटेलाइट की पिक्चर रिलीज की आज से 8-10 महीने पहले, 1 साल पहले, कि कैसे 101 घरों का एक गांव अरुणाचल में चीन ने स्थापित कर दिया, उसको भी नजरअंदाज कर दिया गया। 15 ऐसे इलाके अरुणाचल प्रदेश के जिनका चीन ने नाम बदल दिया, उसको भी नजरअंदाज कर दिया। लगातार सरकार या तो किसी दबाव में है या कोई और मजबूरी है, हमें नहीं मालूम, हम भी जानना चाहते हैं, आप भी जानना चाहते हैं, देश भी जानना चाहता है। कुछ कारण है कि सरकार चुप हो जाती है। वो क्या कारण है हमें नहीं मालूम। हमें यह भी नहीं मालूम कि 18 बार आप किसी देश के राष्ट्रपति से क्यों मिलना चाहते हैं, क्या करते हैं। ये सारे सवाल आपके जो जहन में है, हमारे भी जहन में है। तो आपने जो कहा, जिस कॉरिडोर की आप बात कर रहे हैं, चिंता का विषय है। वो भी मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, बीआरआई के खिलाफ हमने एक स्टैंड लिया था, लेकिन कैसे उस स्टैंड को डाइल्यूट किया जा रहा है हमारी चुप्पी द्वारा, हमारी विदेश नीति जो ढुलमुल हो गई है उस द्वारा, वो सब चिंता का विषय है। मैं एक बात आपको याद दिला दूं कि कुछ साल पहले तब के विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने एक सिद्धांत रखा था संसद में कि मोदी सरकार मानती है कि व्यापार और आतंकवाद दोनों नहीं मिल सकते, एक साथ नहीं हो सकते। यहाँ आतंकवाद हो रहा है जिस देश से, हम उस देश के साथ व्यापार नहीं कर सकते। ट्रेड एंड टेररिज्म कैन नॉट गो टुगेदर, उन्होंने ये कहा था। पर यह स्पष्ट हो गया है कि वो सिर्फ पाकिस्तान से लागू होता, चीन के साथ लागू नहीं होता। वो व्यापार और घुसपैठ एक साथ चल रहे हैं, और व्यापार माने निर्यात और आयात, पर चीन के साथ सिर्फ आयात है, निर्यात नहीं है। तो ये सवाल जो अभी अभी पवन जी ने उठाया है, जो चीन की कंपनियां को ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है, चीन की कंपनियां अभी भी सक्रिय हैं, चीन से आयात बढ़ रहा है, चीन को निर्यात इतने भारी मात्रा में नहीं बढ़ रहा है। और पहले लद्दाख में और अब अरुणाचल प्रदेश में सीमाएं पार की है चीन की सेना ने, उसके बावजूद प्रधानमंत्री चुप हैं। प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? और हमें आज तक जो उन्होंने 20 जून 2020 को कहा था कि न कोई आया है और न कोई हमारे जमीन पर बैठा हुआ है, वो उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं आज भी। और तब मैंने कहा था, और मैं आज भी दोहराऊंगा, अगर वो इनकर्शन नहीं था, क्या वो कोई एक्सकर्शन था? यात्रा का एक महत्वपूर्ण मुद्दा महंगाई भी है। बीजेपी रोज एक सवाल कर रही है, आज 10वां दिन है। एक सवाल उनका ये भी है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल पर टैक्स वसूला जाता है राजस्थान में। तो पहले सवाल पूछने से पहले जो केंद्रीय सेंट्रल एक्साइज है उसको कम करें। क्या जीएसटी का हिस्सा इस राज्य का समय पे देती है बीजेपी? पहले उनसे हम पूछना चाहते हैं। जीएसटी का जो हमारा हिस्सा है हर राज्य का, वो भाजपा की राज्य सरकार हो, कांग्रेस की हो, उससे मायने नहीं। संविधान की शपथ है एक तरह से, ये संवैधानिक दायित्व है केंद्र सरकार का कि वो जीएसटी का हिस्सा सरकारों को दे, वो आप देंगे नहीं। सेंट्रल एक्साइज आपने कितनी बार बढ़ाया, आप उससे कितने लाख करोड़ अर्जित कर चुके हैं, उसका हिसाब दीजिए। आप हमेशा फेडरल स्ट्रक्चर को का अनादर करते हुए राज्यों से पूछेंगे साहब आप कम कर दी, क्यों? आप क्यों नहीं कम कर सकते? सेंट्रल एक्साइज तो आपके हाथ में है। सबसे ज्यादा बार पिछले 8 साल में सेंट्रल एक्साइज किसने बढ़ाया? आपने बढ़ाया। तो आप अपनी बात तो करिए। राज्यों के पास आय के साधन सीमित होते हैं, केंद्र सरकार के पास आय के साधन अलग होते हैं, लेकिन जो हक राज्यों का है आप उस पर बैठे हैं, उसको मार रहे हैं, और उसके बाद भी आप राज्यों से अपेक्षा करते हैं कि वो अपना टैक्सेस कम करें। ये मोदी सरकार का दोगली नीति है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम बढ़ता है तो हमारे देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का दाम बढ़ाया जाता है। तो
इसी लॉजिक से जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम घटेगा, तब ये इसका मायने यह है कि हमारे जो उपभोक्ता हैं उनको पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस कम दामों में मिलने चाहिए, पर वो नहीं हुआ है। पिछले 3 महीने देखिएगा, कच्चे तेल का दाम गिर रहा है। क्या पेट्रोल के दाम गिर रहे हैं? क्या डीजल के दाम गिर रहे हैं? क्या रसोई गैस के दाम गिर रहे हैं? प्राथमिक जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है और कहती है आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। तो इसको आप देखिएगा कि जो आपने सिद्धांत अपनाए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब